हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन का हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ऐसी संस्थाएं जो समाज कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती हैं, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उन्हें अलाभकारी संस्थाएं कहा जाता है। इन संस्थाओं में धार्मिक संस्थान, विद्यालय, व्यापारिक संगठन, कल्याण समितियां, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं शामिल की जाती हैं। अलाभकारी संस्थाएं चलाने के लिए उन सदस्यों के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के द्वारा संस्था के फंड्स का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जो कि संस्था के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो सके। वित्तीय वर्ष के अंत में इन संस्थाओं द्वारा प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो कि कानूनन अनिवार्य है। इन खातों को बनाने के लिए व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले खातों से अलग नियम उपयोग में लाए जाते हैं। अलाभकारी संस्थाएं समाज कल्याण के लिए कार्य करती हैं। इनमें अनुदान देने वाले सदस्य कहलाते हैं। इनका प्रबंध करने के लिए शासन द्वारा भी एक समिति बनाई जा सकती है या इसके चुने हुए सदस्यों द्वारा इसका संचालन का कार्य किया जाता है। इन संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत सदस्यों से मिलने वाला अनुदान, लोगों से मिलने वाला दान, वसीयत, सहायता, विनियोगों से आय होती है। इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई पूंजी को सामान्य निधि में जमा किया जाता है। संस्था के द्वारा व्यय पर आय का अधिशेष के रूप में इसके सदस्यों के रूप में नहीं बांटा जाता, अर्थात इसका लाभ के समान वितरण सदस्यों में नहीं किया जाता है, बल्कि ये संचित कोष में जमा कर दिया जाता है। अलाभकारी संस्थाएं अपने लेन देन को लिखने के लिए केवल नगद लेन देन करती हैं। इनके द्वारा मुख्य रूप से दो पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। पहली है रोकड़ पुस्तक या रोकड़ बही, कैश बुक, जिसमें सभी प्राप्तियों, सभी भुगतानों का लेखा किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी पुस्तक खाता बही या लेजर को तैयार किया जाता है। लेजर के अतिरिक्त संपत्तियों, दायित्वों का लेखा करने के लिए स्टॉक रजिस्टर का भी उपयोग किया जाता है। इन संस्थाओं के द्वारा कोई भी कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इसके स्थान पर ये कैपिटल फंड का उपयोग करते हैं, जिसमें पैसा अधिलाभ, आजीवन सदस्यता शुल्क, दान, वसीयत इत्यादि के रूप में वर्ष दर वर्ष प्राप्त होने वाली प्राप्तियों के माध्यम से किया जाता है। अकाउंटिंग के माध्यम से इन संस्थाओं में किसी भी प्रकार के गबन, दुरुपयोग की आशंकाओं को कम किया जा सकता है। इन संस्थाओं के अंतिम खाते तैयार करने के लिए निम्नलिखित खाते बनाए जाते हैं। पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। दूसरा आय एवं व्यय खाता, जिसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। और तीसरा तुलन या चिट्ठा, जिसे अंग्रेजी में बैलेंस शीट कहा जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ एवं बैंक के लेन देन का सारांश होता है। इसकी सहायता से हम आय व्यय खाता और बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष के अंत में बनाया जाता है, अर्थात वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होती है, तो इसे 31 मार्च को बनाया जाता है और शुरुआत इसकी 1 अप्रैल से होती है और समापन अगले वर्ष के 31 मार्च को होता है। इसमें समस्त रोकड़ प्राप्तियों और रोकड़ भुगतानों का लेखा किया जाता है। इसकी प्रविष्टियां हमें रोकड़ बही में के आधार पर प्राप्त होती हैं। वास्तविकता में इसमें रोकड़ और बैंक संबंधित लेन देनों का सारांश लिखा जाता है, जैसे कि भिन्न भिन्न तिथियों पर सदस्यों से मिलने वाला चंदा कैश बुक में अलग अलग तारीखों में लिखा जाता है। इसे टोटल के रूप में
प्राप्ति भुगतान खाते में दर्शाते हैं। इसी प्रकार से समस्त व्ययों को भी अलग अलग दिनांकों में कैश बुक में लिखा जाता है, जो कि प्राप्ति भुगतान खाते में टोटल के रूप में दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार से इस प्राप्ति भुगतान खाते में कैश बुक के सभी खातों के टोटल को संक्षेप में दर्शाया जाता है, इसलिए इसे सारांश कहा जाता है। इस खाते में आयगत एवं पूंजीगत सभी तरह के मदों को लिखा जाता है, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गैर रोकड़ मदें जैसे कि ह्रास का लेखा नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिलना बाकी या देना बाकी जैसे जो आउटस्टैंडिंग के या अर्नड इनकम नहीं लिखी जाती है। इसमें प्रारंभिक रोकड़ शेष या बैंक के साथ में बनाना प्रारंभ करते हैं और इसका समापन अंतिम रोकड़ शेष के द्वारा किया जाता है। यदि बैंक का अधिविकर्ष दिया गया हो तो प्रारंभिक अधिविकर्ष की प्रविष्टि क्रेडिट साइड में की जाती है और बैंक शेष होने पर उसकी प्रविष्टि डेबिट साइड की ओर की जाती है। सभी प्राप्तियां डेबिट की ओर लिखी जाती हैं, सभी भुगतान को क्रेडिट पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक रोकड़ बही दिखाई गई है कैश बुक में, और इसके अतिरिक्त अब रोकड़ बही में दी गई सौदों को किस प्रकार से लिखा जाएगा उसका उल्लेख भाग अ से के रूप में प्रारंभ किया गया है। इसमें अभिदान के रूप में विभिन्न तारीखों में प्राप्त हुई समस्त मदों का टोटल किया जाता है, जो आप नीचे की तरफ जो चित्र बनाया उसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से चंदा जो 2013-14 में मिला, 14-15-16 में मिला, उन सभी का भी उल्लेख अलग अलग टोटल के रूप में किया गया है। इसी प्रकार प्रवेश शुल्क, लाकर किराया, आजीवन सदस्यता शुल्क, भवन के लिए दान, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, विभिन्न भुगतानों का भी इसी प्रकार से अलग अलग लेखा किया जाता है। जैसे कि बीमा प्रीमियम कुल योग किया गया है, छपाई एवं लेखन सामग्री का, प्रकाश का, दूरभाष का, दर एवं कर का, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग का, मजदूरी एवं वेतन का, डाक एवं कोरियर सेवाओं का, विभिन्न दिनांकों में किए गए लेन देन का टोटल हम ज्ञात करते हैं। इस टोटल के बाद इन्हें निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्राप्ति की मदें और भुगतान की मदें जो दर्शाई गई है, इनके आधार पर प्राप्ति भुगतान खाते में दर्शाया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बैंक का शेष या बैंक अधिकर्ष दोनों में से कोई एक ही लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें एक ही हो सकता है, या तो बैंक का डेबिट शेष होगा या बैंक का क्रेडिट शेष होता है। प्राप्ति भुगतान खाता बनाने का प्रारूप आपने अभी देखा। इसको बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें सभी प्राप्तियां डेबिट की ओर और सभी भुगतान क्रेडिट की ओर दर्शाए जाते हैं। इसमें सभी प्राप्तियों भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें आयगत या पूंजीगत प्रकृति के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता। सभी कैश और बैंक से संबंधित प्राप्ति और भुगतानों को इसमें लिखा जाता है। आरंभिक और अंतिम शेष को अपवाद माना जाता है। सभी प्राप्ति और भुगतानों की कुल राशियों को इसमें दर्शाते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रोकड़ मदों में गैर रोकड़ मद को शामिल नहीं करते, जैसे कि ह्रास, बकाया व्यय और अर्जित आय। इसके अतिरिक्त इसकी शुरुआत प्रारंभिक रोकड़ शेष या बैंक शेष से की जाती है और वर्ष के अंत में रोकड़ शेष या बैंक अधिकर्ष के साथ इसकी समाप्ति होती है। प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सबसे पहले हम प्रारंभिक या रोकड़ शेष जो वर्ष के प्रारंभ में दिया जाता है उसका लेखा डेबिट की ओर करते हैं। यदि बैंक का अधिकर्ष दिया हो तो उसका लेखा इसके क्रेडिट पक्ष की ओर किया जाता है। सभी प्राप्तियों को इसके डेबिट पक्ष की ओर लिखते हैं, वे किसी भी प्रकृति की हों, पूंजीगत हों, आगमगत हों, किसी वर्ष से समित हों, गत वर्ष की हों, चालू वर्ष की हों या आगामी वर्ष की हों, इसका लेखा इसमें किया जाता है। समस्त भुगतानों का लेखा इस खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर किया जाता है। इसमें भी किसी प्रकार का प्रकृति के आधार पर या वर्ष के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता। अप्राप्त आय और देय व्ययों का लेखा इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें छोड़ देते हैं।